नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच के लिए आज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध की तैयारी और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। दुनिया भर में नव वर्ष 2025 का स्वागत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ किया गया। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी भागों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की और हॉकी इंडिया लीग में आज शाम ओडिशा के राउरकेला में श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गुनासिका से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्ञान सबको सुलभ होगा। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बताया कि योजना 3 चरणों में लागू होगी। फेज 1 में हमने सारी रिसर्च सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सबको मिलाया। उसको एक्सपीरियंस करके हम फेज 2 में हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे मिलाया जाए फेज 2 में। और फेज 3 जब होगा कि जब आपके कोई भी नागरिक देश का अगर वो नॉलेज को एक्सेस करना चाहता है कर पाए तो वो फेज 3 होगा। तो पहले 3 साल हमने फेज 1 किया है, उसके बाद फेज 2 और उसके बाद फेज 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 25 नवंबर को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को स्वीकृति दी थी। मंत्रिमंडल के फैसले के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया कि ONOS योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये चुनिंदा उत्कृष्ट ओपन एक्सेस जर्नलों में प्रकाशन के वास्ते लाभार्थी लेखकों के लिए सालाना 150 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी। एक अच्छा जर्नल की एक्सेस कितनी कम रहती, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड दिस हैज लेड टू द 6,000 करोड़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं और सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में क्रांतिकारी कदम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की बुनियाद पड़ेगी। इन सुधारों का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बलों को परिवर्तित करके प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत बहुक्षेत्रीय समेकित अभियानों के लिए तैयार रहने में सक्षम बना दिया जाए। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन पर 2025 के दौरान मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे में सुधार, खरीद प्रक्रियाओं में वृद्धि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, ड्रोन और साइबर युद्ध नीतियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के एकीकरण के क्षेत्र में प्रगति शामिल है। भारतीय नौसेना इस महीने की 15 तारीख को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड पर देश में निर्मित युद्धपोत नीलगिरी, सूरत और वाघशीर को कमीशन करने जा रही है। ये तीनों युद्धपोत भारतीय नौसेना की युद्धक तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये युद्धपोत रक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पोत निर्माण के क्षेत्र में देश की अतुलनीय प्रगति को दर्शाएंगे। युद्धपोत नीलगिरी खुफिया सुविधाओं और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। सूरत युद्धपोत डिजाइन और क्षमताओं में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।
वागशीर विश्व की अत्यधिक शांत और बहुमुखी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। भारतीय नौसेना के अनुसार इन तीनों नौसैनिक युद्धक मंचों का निर्माण और डिजाइन मुंबई के मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। ये देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है। भारत का अवसंरचना उत्पादन नवंबर में 4 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अवसंरचना उत्पादन का देश के औद्योगिक उत्पादन में योगदान लगभग 40% है। नवंबर के दौरान 8 प्रमुख क्षेत्रों में से 6 में वृद्धि के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। सीमेंट, कोयले, इस्पात, विद्युत, रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरक के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। एक रिपोर्ट। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार नवंबर में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 4.3% बढ़ गया। यह अक्टूबर की तुलना में 3.7% अधिक है। कोयला उत्पादन 7.5%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन 2.9%, उर्वरक 2%, इस्पात 4.8% और सीमेंट उत्पादन 13% बढ़ गया। इस महीने बिजली उत्पादन 3.8% बढ़ा। इस बीच पिछले वर्ष के नवंबर की तुलना में इस बार कच्चे तेल का उत्पादन 2.1% संकुचित हुआ और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 1.9% की गिरावट देखी गई। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में सीमेंट, कोयले, कच्चे तेल, विद्युत, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन के संयुक्त और अलग अलग प्रदर्शन को मापा जाता है। समाचार कक्ष से जया भारती। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व में धूमधाम, उत्साह, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खुशी के साथ नववर्ष का स्वागत किया गया। सबसे पहले प्रशांत क्षेत्र के किरीबती में नववर्ष का स्वागत किया गया। नववर्ष का स्वागत समारोह अमेरिकी समोआ में सबसे आखिर में किया गया। सिडनी से लंदन तक नववर्ष को आशा और आकांक्षाओं के साथ मनाया गया। दुबई में विश्व के सबसे ऊंचे स्काईक्रैपर बुर्ज खलीफा पर नववर्ष के स्वागत के लिए भव्य आतिशबाजी और रोशनी की गई। लंदन में कड़कड़ाती ठंड के बीच टेम्स नदी के तट पर शानदार आतिशबाजी हुई। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना और बरमूडा में नववर्ष समारोह शुरू हो गए हैं। भारत पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ नए वर्ष का स्वागत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने नागरिकों से उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नववर्ष को देश की गणतंत्र यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि ये वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। नए साल में नागरिकों के शानदार स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ये साल सभी के जीवन में नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लाएगा। राजधानी दिल्ली में बिरला मंदिर और झंडेवाला सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह की आरती शामिल होने और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मुंबई में प्रशासन ने नए वर्ष के अवसर को हर्षोल्लास से मनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। मरीन ड्राइव, जुहू बीच और गेटवे ऑफ इंडिया सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर अमृतसर में देश विदेश से आए अनेक भक्तों ने श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन किए और अपने तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं केरल में नृत्य, संगीत और रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ पूरे राज्य में नए साल का जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में आज 207वां शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विजय स्तंभ को नमन करने के लिए राज्य से और राज्य के बाहर से भी लाखों अनुयायी एकत्र हुए हैं। 207वें शौर्य दिवस के अवसर पर लाखों लोग विजय स्तंभ को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी आज विजय स्तंभ को वंदन किया। महाराष्ट्र के पुणे जिले का कोरेगांव भीमा गांव 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के तट पर लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई के लिए जाना जाता है। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच हुई थी और ये तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा थी, जिसने पेशवा शासन के अंत को चिन्हित किया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर दिया। 1 जनवरी 1927 में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस विजय स्तंभ का दौरा किया और इसे सलामी दी। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर। महाकुंभ मेला विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोह के रूप में मनाया जाता है। ये मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा का असाधारण उत्सव है। यह पवित्र उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस बार के महाकुंभ मेले में भक्ति और नवाचार का एक अद्वितीय मेल देखने को मिलेगा। मेले में अनुमानित 45 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, जिन्हें सुरक्षित और अच्छी अनुभूति प्रदान करने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष के कुंभ को उत्कृष्ट बनाने के लिए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल भूमि आवंटन, 360 डिग्री के वर्चुअल रियलिटी स्टॉल और गूगल पर भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नक्शे श्रद्धालुओं की भागीदारी को निर्बाध बनाएंगे। इस मेले में प्रयाग महात्म्यम और समुद्र मंथन की पौराणिक कथाएं सुनाने वाले 2000 ड्रोन के साथ एक शानदार ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लोगों से किए गए वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के कई इलाके गर्मी के दौरान पानी के संकट का सामना करते रहे। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि आज की राजनीति में सभी राजनीतिक दल विश्वसनीयता के संकट की चुनौती का सामना कर रहे हैं। पंजाब में लोगों को सुगम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जारी किया है। इसका नाम स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब रखा गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से लोग अपने मोबाइल फोन पर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए पात्रता की जांच आसानी से कर सकते हैं। श्रीलंका की नौसेना द्वारा 1 वर्ष पहले गिरफ्तार किए गए 20 मछुआरों को आज रिहा कर दिया गया। ये मछुआरे कोलंबो से एक विमान से चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनका स्वागत अधिकारियों ने किया। इन मछुआरों की रिहाई केंद्र और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के बाद हुई है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। वर्ष 2024 ने विभिन्न विषयों में ऐतिहासिक उपलब्धियों की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भारत को मजबूत किया है। एक रिपोर्ट। खेलों में भारत की उल्लेखनीय सफलता पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए निरंतर प्रयासों का भी परिणाम है, जिसमें खेलो इंडिया जैसी ऐतिहासिक पहल शामिल है, जो जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनाई गई है, और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, जो शीर्ष एथलीटों को विश्व स्तरीय सहायता प्रदान करती है। 2036 में भारत में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक तौर पर नवम्बर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग को एक आशय प्रस्तुत किया, जिसमें इस प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन के लिए भारत की दावेदारी प्रस्तुत की गई। वर्ष 2024 भारत की खेल यात्रा के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष साबित हुआ। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए 470 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया। मनु भाकर ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। स्वप्निल कुलसाले ने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में किसी खेल में भारत का सबसे ज्यादा पदक जीता। नीरज चोपड़ा सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए। भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक अभियान 2024 पेरिस खेलों में हुआ, जहां भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ 29 पदक हासिल करते हुए एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। शतरंज में गुकेश डी सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम ओडिशा के राउरकेला में श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। हैदराबाद तूफान ने कल ओडिशा के राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स को शूटआउट में 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 208 अंक बढ़कर 78,347 पर आ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 46 अंक बढ़कर 23,691 पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच के लिए आज 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध की तैयारी और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। दुनिया भर में नव वर्ष 2025 का स्वागत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ किया गया। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी भागों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। और हॉकी इंडिया लीग में आज शाम ओडिशा के राउरकेला में श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।